हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके सर इंस्पिरेशन के एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम जो बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टिप्पणियां होती हैं उन पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने डिस्कस किया था जो महत्वपूर्ण अंतर हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, देख लीजिए। और साथ ही साथ पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 15 टिप्पणियां देखने वाले हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, ये वीडियो देखने का बेनिफिट क्या होगा आपको। इसमें हमने अपने हैंड राइटिंग नोट्स को प्रोवाइड कराया है, सिंपल वर्ड्स का यूज़ किया है। और अगर आपने वीडियो को एंड तक वॉच कर लिया तो यकीनन मेरे भाई आपसे ये वादा है कि आपको रिमेंबर नहीं करना पड़ेगा, यानी चीज़ों को याद करना नहीं पड़ेगा। और प्लीज़ इस हार्ड वर्क के लिए, क्योंकि ये नोट्स तैयार करने में हमें 3 से 4 घंटे लग गए हैं, तो इसलिए लाइक का जो टारगेट है 1K है। 1000 लाइक चाहिए और अच्छी तरह से हमें पता है कि आप लोग ये टारगेट पूरा करवा देंगे। तो चलिए यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अनिषेक फलन किसे कहते हैं। ठीक है ना, अनिषेक फलन क्या है। तो अगर हम बात करें तो अंग्रेजी में बोलते हैं इसको पार्थेनोकार्पी। और ये अनिषेक फलन क्या होता है, एक एक चीज़ों को समझते चलना। हमने बताया ना कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। वीडियो को बस एंड तक वॉच कर लिए, पूरा का पूरा आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस जाएगा। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक समझना, ऐसे फल जिनका निर्माण बिना अंडाशय के होता है, ऐसे फल को अनिषेक फल कहते हैं। और तथा फल के निर्माण की इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहा जाता है। दोस्तों क्या होता है, जनरली कोई भी फल होता है तो उसका निर्माण क्या होता है, अंडाशय से होता है। लाइक दैट, चाहे आम हो, ठीक ना, बेर हो। तो दोस्तों इस तरह से जो फल होते हैं उनका जो निर्माण होता है वो अंडाशय से होता है, ठीक ना। लेकिन कुछ ऐसे भी फल होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऐसे फल को अनिषेक फल कहेंगे। और इनके फल के निर्माण की इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे अंगूर हो गया, तरबूज हो गया, संतरा हो गया आदि। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं बहुभ्रूणता, ठीक है ना। बहुभ्रूणता बात करें तो इसे पॉली एम्ब्रियोनी। तो इसमें क्या है दोस्तों कि जब किसी एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहा जाता है। आपको पता होगा दोस्तों, कोई भी फल होता है जनरली एक ही भ्रूण, जैसे अभी हमने बताया एग्जाम्पल में आम हो गया, बेर हो गया, तो इसमें एक भ्रूण वही परिपक्व होकर के क्या होता है, एक फल बनता है, ठीक ना। लेकिन जनरली क्या होता है दोस्तों, जब एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाएं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। और इसी घटना को और यह जो घटना होती है अनावृत बीजी पौधों में अधिक होती है और आवृत बीजी पौधों में ये बहुत कम देखने को मिलती है। और जो बहुभ्रूणता है इसकी खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने संतरे में इसकी खोज किया था, ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों सह प्रभाविता। सह प्रभाविता अंग्रेजी में बात करें कोडोमिनेंस। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए परिभाषा को समझ लीजिए, बस क्या लिखा है उससे नहीं मतलब कि सह प्रभाविता का मतलब जैसे कोई एक यहाँ से एलील है, एक यहाँ से कोई कारक है, ठीक ना। जैसे एक कारक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पर है, और दोनों जब यहाँ से दोनों इनका अगर पौधे हैं तो संकरण होगा, अदरवाइज क्या निषेचन की प्रक्रिया होगी। जब ये दोनों मिल करके यहाँ पे जो भी संतानें उत्पन्न हो, इन दोनों के लक्षण इसमें दिखाई पड़े, ठीक है ना, इन दोनों के लक्षण दिखाई पड़े। जनरली क्या होता है, अगर कोई लंबा जैसे मटर का पौधा है और दूसरा क्या है दोस्तों बौना मटर का पौधा है, अगर इनमें संकरण होगा तो संतानें सभी लंबी होंगी। लेकिन ऐसी सिचुएशन हो जाए कि ना तो ये पूरी तरह प्रभावित रहे, ना तो यहाँ से पौधा पूरी तरह लंबा रहे, ना तो बौना रहे, यानी दोनों के गुण इसमें दिखाई पड़े, तो इसी प्रक्रिया को सह प्रभाविता बोलते हैं, ठीक ना। परिभाषा देख लेते हैं कि जब किसी कारक या जीन के एलील में, एलील का मतलब होता है युग्म यानी जोड़ा, में से कह रहा है कि यहाँ से में से कोई भी, यहाँ पे लिखा नहीं है,
यहाँ पे लिख देते हैं कि कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी या अप्रभावी ना होकर के मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। सह माने साथ होता है, प्रभाविता यानी प्रभावित, यानी दोनों साथ साथ प्रभावित कर जाएं। ठीक ना, फिर से देख लीजिए कि जब किसी कारक या जीन के एलील में कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी या अप्रभावी न होकर के मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। जैसे मनुष्य में क्या होता है, ब्लड ग्रुप। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट। चलिए अब देखते हैं अपूर्ण प्रभाविता। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टिप्पणी है दोस्तों। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण का मतलब पूरी तरह से प्रभावित ना कर सके। सह प्रभाविता में क्या था, दोनों सह यानी साथ साथ प्रभावी हो रहे थे। और अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है दोस्तों, एक गुण दूसरे गुण को पूरी तरह नहीं दबा सकता है। ठीक ना, तो वही कह रहा है। परिभाषा देख लेते हैं और इसमें एग्जाम्पल भी पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पे परिभाषा क्या होगी कि जब विपरीत लक्षण के जोड़ों में से एक लक्षण दूसरे को पूरी तरह प्रभावित ना कर सके तो इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। हमने भी एग्जाम्पल के थ्रू बताया, जैसे लंबा मटर का पौधा और बौना मटर का पौधा, जब उसमें संकरण होगा तो सभी संतानें लंबी होंगी। लेकिन क्या होगा, जैसे अगर लाल पुष्प वाला कोई पौधा है और एक क्या है सफ़ेद पुष्प वाला है, ठीक, जब इनमें क्या है संकरण कराया जाए तो यहाँ से संतानें या फोन पीढ़ी में ये लाल पुष्प वाले ही पौधे होंगे। लेकिन दोस्तों लाल पुष्प वाला पौधा ना होकर के कोई अन्य रंग का पुष्प का पौधा तैयार हो जाए तो उसे कहेंगे अपूर्ण प्रभाविता। समझ में आ गई। तो वही कह रहा है कि जब विपरीत लक्षण के जोड़ों में एक लक्षण दूसरे लक्षण को पूरी तरह प्रभावित ना कर सके तो इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। लाइक दैट हमने एग्जाम्पल एक रखा है, जैसे मिराबिलिस जलापा या इसी को गुलाबांश भी कहते हैं। ठीक है ना, इसका लाल पुष्प का पौधा है और सफ़ेद पुष्प का कोई पौधा है। इनमें जब क्या है संकरण कराया जाता है तो जो लाल पुष्प वाले होंगे ये प्रभावी रहते हैं। लेकिन दोस्तों ये प्रभावी ना होकर के एक यहाँ से एक नया कलर का कोई पौधा तैयार हो जाए, यानी नए कलर का उसमें फूल लगे, तो जैसे देखा आपने लाल है सफ़ेद है तो पुष्प क्या है, गुलाबी है। जो संतानें उत्पन्न होंगी उनमें क्या है, गुलाबी है। तो दोस्तों इससे क्या हो गया, अपूर्ण प्रभाविता हुआ, यानी ये पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पाया। अगर प्रभावी होता तो यहाँ पर लाल होता, लेकिन क्या है, गुलाबी है। तो F1 पीढ़ी में क्या है, गुलाबी है। अब जब इसमें स्वपरागण कराएंगे दोस्तों तो जो F2 पीढ़ी है उनमें लाल, गुलाबी, सफ़ेद सभी रंग वाले पौधे होंगे, यानी सभी रंग के पुष्प होंगे। और इनका जो रेशियो होगा, यहाँ 1:2, यहाँ से शियो 1, यानी 1:2:1 अनुपात भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और ये एग्जाम्पल की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए अंगुली छाप या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो परिभाषा पहले अच्छे से आप समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको अच्छे से समझा देते हैं। क्या है कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों या जीवधारियों के मूल आनुवांशिक पदार्थ में विभिन्नताओं को देखा जा सकता है। इस तकनीक को सर्वप्रथम एलेक जेफ्रे नामक वैज्ञानिक ने इंग्लैंड में विकसित किया था। और इसके द्वारा बाल, लार, वीर्य, योनिद्रव आदि के द्वारा अपराधी, खूनी, बलात्कारी, पैतृक संबंध आदि की जो पहचान की जा सकती है। यानी दोस्तों जो डीएनए टेक्नोलॉजी है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा किसी भी आपराधिक व्यक्ति की जांच की जाती है। और वो क्या होता है, आपने सीआईडी में देखा होगा, इसमें क्या होते हैं, जैसे व्यक्ति के बाल को देखा होगा आपने, उठा लेते हैं जो क्राइम ब्रांच वाले होते हैं, और जो भी खून का कोई कतरा हो और कोई मांस का टुकड़ा हो, तो दोस्तों इसी के माध्यम से डीएनए में क्या है, जांच करते हैं। ठीक है ना, डीएनए में हेर फेर करके डीएनए को मैच कराया जाता है और इसी आधार पर जो भी अपराधी होते हैं, बलात्कारी होते हैं, ठीक है ना, उनकी पहचान की जाती है। तो टिप्पणी है दोस्तों, 2 टिप्पणी आता है अथवा में ऐसे करके, दोनों आपको क्या है 1.5 नंबर यानी 3 नंबर देकर जाते हैं। इसलिए जो भी टिप्पणियां हैं वो सभी के सभी क्या है, छोटी होंगी। ठीक, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा यहाँ पे खून, बाल, लार, वीर्य, योनिद्रव आदि के द्वारा अपराधी की
पहचान की जाती है, ठीक ना। और इसके द्वारा पैतृक संबंध यानी माता पिता और उनके संतान की भी पहचान हो जाती है। तो चलिए हम नेक्स्ट टिप्पणी को देख लेते हैं। दोस्तों अगली जो टिप्पणी है वो है ओपियोइड्स। अब ओपियोइड्स देखिए क्या है। ओपियोइड्स क्या है, ये नशीली दवाओं का एक समूह है। ये नशीली दवाओं का क्या है दोस्तों, नशीली दवाओं का एक समूह है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं परिभाषा कि यह एक नशीली दवाओं का समूह है और इसके अंतर्गत अफीम, हेरोइन, स्मैक, मॉर्फिन, कोडीन आदि नशीली औषधियाँ शामिल हैं, ठीक है ना। और आमतौर पे इसका जो प्रयोग होता है दर्द निवारक के रूप में होता है, क्योंकि जब व्यक्ति इसका सेवन करते हैं तो उन्हें क्या है, ऐसा महसूस होता है कि उन्हें आराम मिल रहा है और अपने आप को सहज महसूस करते हैं। तो इसका जो प्रयोग है वो दर्द निवारक के रूप में किया जाता है और ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, क्योंकि इनका सेवन करने के बाद व्यक्ति को न तो यहाँ से मतलब क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है उसका कोई भी आकलन नहीं रह जाता है। चलिए नेक्स्ट टिप्पणी को हम देख लेते हैं। अगली जो टिप्पणी है दोस्तों इंटरफेरॉन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टिप्पणी है। इंटरफेरॉन क्या है इसको समझ लेते हैं कि यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या होता है दोस्तों, यानी वायरस से संक्रमित कोशिका, जो भी वायरस से कोशिकाएं संक्रमित हो जाती हैं उन कोशिकाओं के द्वारा निकलने वाला एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है और जो इन कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखता है, यानी इन कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से बचाता है और इसका प्रयोग रोग निवारक के रूप में किया जाता है और यह अंतः कोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोकता है, ठीक है ना। अभी देखिए अंतः कोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोकने का अर्थ ये है कि ये उसमें इंटरफेयर नहीं करने देता है, इंटरफेयर को रोकता है यानी गुणन को रोकता है और इसी कारण इसे इंटरफेरॉन कहा जाता है। यानी ये गुणन अवस्था को बंद कर देता है, इंटरफेयर को रोक देता है, इसी कारण इसे इंटरफेरॉन भी कहा जाता है। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टिप्पणी को। अगली जो टिप्पणी है दोस्तों वो है प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी। अब देखिए प्रतिरक्षा इम्यूनिटी, अब ये क्या होता है, देखिए आप सुने होंगे लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि इनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा है, इनकी इम्यूनिटी इतनी कम है। इम्यूनिटी होता क्या है, इम्यूनिटी क्या होता है दोस्तों कि किसी भी प्राणी के शरीर में शरीर द्वारा किसी रोगजनक के प्रति रोग उत्पन्न करने से रोकने की शक्ति को प्रतिरक्षा कहा जाता है। अब इसको देखिए, ये तो परिभाषा रहा, अब आप समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे आपका क्या है, शरीर है, ठीक, और बाहर से कोई रोग आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, तो इस रोग को शरीर में जाने से रोकने की जो हमारी पावर होती है, क्षमता होती है, उसी को कहा जाता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी सिस्टम का मतलब प्रतिरक्षा तंत्र होता है। तो वही क्या है, प्रतिरक्षा की परिभाषा क्या हो गई कि किसी प्राणी के शरीर में शरीर द्वारा, क्योंकि शरीर द्वारा रोका जाएगा भाई, किसी रोगजनक के प्रति रोग उत्पन्न करने से रोकने की शक्ति को, यानी शरीर द्वारा ये रोग उत्पन्न करने के रोकने की शक्ति को प्रतिरक्षा कहते हैं। और जिस व्यक्ति के शरीर में यह शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं, रोधक्षम या प्रतिरक्षित कहते हैं। और दोस्तों प्रतिरक्षा एक बार जिसके शरीर में हो जाती है वो पूरे जीवन भर रहती है। जैसे अगर किसी को क्या है, एक बार चेचक हो जाता है तो लाइफ में उसे दोबारा कभी चेचक नहीं होता है। रीज़न इसका ये है क्योंकि चेचक के प्रति हमारे शरीर में क्या है, प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण एक बार हो जाता है और जो दोबारा हमारे शरीर में चेचक नहीं होने देता है। तो आई होप कि इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट टिप्पणी को। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ से हम बीटी कपास, और दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग। बीटी कपास या बीटी काटन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है दोस्तों, इसमें ध्यानपूर्वक समझिएगा। चलिए अब परिभाषा इसकी देख लेते हैं क्या है। देखिए बीटी काटन या बीटी कपास, ठीक, और बीटी फसल भी एक इसमें पूछा जाता है, तो समझ लेते हैं कि बीटी कपास है क्या। तो दोस्तों परिभाषा देख लीजिए, कपास में बीटी जीवाणु के अविष प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जीनी इंजीनियरिंग के द्वारा निवेशित करके
एक नई किस्म को तैयार किया जाता है जिसे बीटी कॉटन या फिर बीटी कपास। बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिंजिएसिस। क्या होता है दोस्तों? बैसिलस थुरिंजिएसिस, ठीक है ना। ये एक जीवाणु है। तो आगे देखते हैं कि यह एक कीट प्रतिरोधी किस्म होती है और इसके प्रयोग से प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए की फसल को कीटों से बचाया जाता है। अब तो ये तो रही परिभाषा, अब समझ लीजिए होता क्या है दोस्तों। ये जो बीटी कपास तैयार किया जाता है, बीटी कपास इस तरह से तैयार किया जाता है कि इसमें बीटी, एक जो बीटी जीवाणु होता है, बैसिलस थुरिंजिएसिस जो जीवाणु होता है, इसके डीएनए में फेरबदलाव करके इसे कपास में क्या प्रवेश करा दिया जाता है और कपास में प्रवेश कराने के बाद इस कपास के पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। यानी बाहर से कोई भी जीवाणु अगर आएगा तो इसके किसी हिस्से को भी अगर खाएगा तब भी वो कीट मर जाएगा। तो इससे पूरे पौधे को प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा मिल जाती है। और इसके द्वारा क्या है, देखिए ये ऐसी प्रजातियां होती हैं दोस्तों जिन्हें अगर जहां पानी की कमी होती है वहां पर भी इन्हें आराम से उगाया जा सकता है। तो ये वातावरण के प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सर्वाइव कर सकती हैं और इसीलिए इन प्रजातियों को तैयार किया जाता है। इससे उपज भी बढ़ जाती है और यहाँ पर प्रति वर्ष करोड़ों रुपए के लागत से जो फसल लगती है वो भी कीटों से बच जाते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, या अगली टिप्पणी है प्रतिबंधन एंजाइम। इस पर भी ताला लगाकर रख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रतिबंधन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, प्रतिबंधन एंजाइम आप समझ लीजिए पहले क्या होता है कि देखिए यह एक ऐसा एंजाइम होता है, इसे मॉलिक्यूलर सीजर यानी आणविक कैंची भी कहा जाता है। आणविक कैंची भी कहा जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर, क्योंकि ये जो डीएनए खंड होते हैं दोस्तों, जो भी ये डीएनए खंड होते हैं इनको विशेष स्थान से काटने का जो कार्य करता है वो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करता। और इनको जोड़ने के लिए भी अगर ये दोनों धागे, जैसे ये दोनों धागे बंधे होते हैं नाइट्रोजन क्षार द्वारा, अगर दोस्तों ये अलग हो जाते हैं, यानी ये क्या होते हैं यहाँ से ऐसे अलग हो जाते हैं, तो इन्हें चिपकाने के लिए, भाई काटने के लिए तो प्रतिबंधन एंजाइम यानी आणविक कैंची उसे कहा जाता है, इसका प्रयोग करते हैं और जोड़ने के लिए लाइगेज का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा देख लेते हैं कि यह एक ऐसा एंजाइम है जिसके द्वारा डीएनए खंड को विशेष स्थान से काटा जाता है और इसी कारण इसे आणविक कैंची भी कहते हैं। और वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं और जबकि जो डीएनए खंड को जोड़ने वाला एंजाइम होता है उसे लाइगेज कहा जाता है। अभी हमने बताया ना क्या कहते हैं, जो काटता है दोस्तों उसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है और जबकि डीएनए खंड को जोड़ने के लिए लाइगेज का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप अच्छे से देखकर जाइएगा। चलिए हम नेक्स्ट टिप्पणी देख लेते हैं। अगली जो टिप्पणी है दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें देख लेते हैं। देखिए पीसीआर है क्या, तो पीसीआर एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा डीएनए अणु के खास भाग को प्रवर्धित करके, यानी उसे क्या किया जाता है, प्रवर्धित करके जीन श्रृंखला की कॉपी की जाती है। ठीक, परिभाषा फिर से देख लीजिए। ये एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा डीएनए अणु के खास भाग को उसमें थोड़ा सा बदलाव करके और जीन श्रृंखला की कॉपी यानी उसकी नकल की जा सकती है। और यह एक सीधा प्रयोग होता है जिसके द्वारा जीन श्रृंखला की कॉपी क्लोनिंग तैयार की जा सकती है। यानी पीसीआर एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा डीएनए अणु के भाग को थोड़ा सा बदलाव यानी प्रवर्धित करके जीन श्रृंखला की एक कॉपी तैयार की जा सकती है। ठीक, बस इतना सा आपको लिखना है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं बायोपायरेसी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। देखिए बायोपायरेसी होता क्या है, तो ये एक प्रकार की क्या है, चोरी है। ठीक है ना, एक प्रकार की चोरी है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि कोई एक राष्ट्र यानी कोई एक देश क्या करता है, किसी दूसरे देश के फार्मूले को चुरा लेता है।
यानी एक देश क्या करता है, दूसरे देश के, इस देश के फार्मूले को अगर ये देश चुरा लेता है और उसे मल्टीनेशनल लेवल पर क्या ऐसा बताता है कि ये प्रोडक्ट हमने तैयार किया है, किसी फार्मूले को चुरा ले और ये बताए, अपना अधिकार बताए कि हमने इसे तैयार किया है, तो इसे कहा जाता है बायो पायरेसी। तो परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है कि मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठन द्वारा किसी दूसरे देश की अनुमति व सहमति के बिना उस देश के जैविक संसाधन का उपयोग करना बायो पायरेसी कहलाता है। तो है वही चीज़, क्या बताया, कोई मल्टीनेशनल कंपनियां दूसरे संगठन या फिर क्या है, दूसरे संगठन द्वारा किसी देश की अनुमति व सहमति के बिना, यानी बिना उसकी जानकारी के या बिना उसकी अनुमति के उस देश के फार्मूले को यानी जैविक संसाधन को आप चुरा लीजिए और उसका उपयोग करना, ये कहलाता है बायो पायरेसी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कि पारजीवी जंतु, पारजीवी जंतु किसे कहते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे जंतु जिनके डीएनए में एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाता है तो उसे पारजीवी जंतु कहते हैं, या पारजीवी जीव या ट्रांसजेनिक जीव कहा जाता है। और यह जीन दोस्तों अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, यानी यह जीन अपना लक्षण भी व्यक्त करता है और इससे एक नई प्रजाति का विकास होता है, जैसे डॉली भेड़, कागा गाय और मीरा बकरी, ये सभी के सभी ट्रांसजेनिक जीव हैं। यानी इसमें क्या किया गया है, एक नस्ल तैयार की जाती है कि एक जीव के डीएनए में, इस जीव के डीएनए में किसी अन्य, उसी प्रजाति के किसी अन्य जीव के जीन को प्रवेश अगर आप करा देंगे तो इससे एक नई प्रजाति तैयार होती है और इसी प्रजाति को कहा जाता है पारजीवी जंतु, यानी ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, ठीक ना, पारजीवी जंतु होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अगली जो टिप्पणी है दोस्तों, कीस्टोन प्रजाति। कीस्टोन प्रजाति क्या होता है, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो परिभाषा क्या, ऐसी प्रजातियां जो पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रीय समर्थन बनाती हैं, केंद्रीय समर्थन केंद्र बनाती हैं, उसे कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। और ये प्रजातियां पर्यावरण को प्रमुखता से बदलने में सक्षम होती हैं और जब ये प्रभावित होती हैं तो पर्यावरण भी बुरी तरह प्रभावित होता है। कहने का अर्थ दोस्तों, कीस्टोन प्रजातियां एक ऐसी प्रजातियां होती हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान देती हैं और इन्हीं प्रजातियों को कीस्टोन प्रजाति कहा जाता है। और ये प्रजातियां पर्यावरण को बदलने में सक्षम होती हैं क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा होती है। और ये क्या है, अगर इन्हें में थोड़ा भी प्रभावित होता है, अगर ये प्रजातियां विलुप्त होती हैं तो पर्यावरण के लिए बहुत बुरा होता है और ये प्रजातियां अगर बढ़ती हैं तो पर्यावरण भी संरक्षित रहता है। तो यही कहा गया है कि जब ये प्रजातियां प्रभावित होती हैं तो पर्यावरण भी बुरी तरह प्रभावित होता है, जैसे चीड़, देवदार आदि। चलिए अब हम नेक्स्ट टिप्पणी को देख लेते हैं। दोस्तों आज की जो लास्ट टिप्पणी है, तप्त स्थल, हॉट स्पॉट, ये क्या होता है, इसमें भी आता है कि हॉट स्पॉट क्या होते हैं। तो दोस्तों हॉट स्पॉट क्या है, वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है उसे तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहते हैं। और भारत में स्थित प्रमुख जो तप्त स्थल हैं, हिमालय जिसे पूर्वी घाट, इंडो बर्मा तथा पश्चिमी घाट, ये भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट हैं। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, बात करें पवित्र उपवन, पवित्र उपवन, देखिए पवित्र उपवन पूछा जाता है और एक होता है रेड डेटा बुक होता है, ठीक है ना। पवित्र उपवन क्या होता है दोस्तों, यानी ऐसा उपवन कि जहाँ पर बीच में क्या हो, कोई धार्मिक कार्य होता है और चारों तरफ क्या हो, वृक्ष हों। जैसे पहले आपने देखा होगा पुराने समय में क्या होता है कि जो ऋषि मुनि थे, यानी यहाँ पर क्या है, चारों तरफ पेड़ लगे होते थे और बीच में वो क्या, यहाँ से हवन बना करके यज्ञ किया करते थे, यानी देवी देवताओं की या वृक्षों की पूजा की जाती थी। तो ऐसे स्थान को पवित्र उपवन कहा जाता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छे से आपको बहुत ही बढ़िया पसंद आई होगी। और इस वीडियो को हमने बताया कि आप इस वीडियो को प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार बन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इसकी PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे और वहाँ से आप इसे ज्वाइन होकर के इस PDF को प्राप्त कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ।